हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे घर का, जो डे टू डे लाइफ में हम हमारे रूम में चीजें रखते हैं, सामान रखते हैं, उसको एक प्रॉपर जगह में रखते हैं। जैसे कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स को हम अलमीरा में रखते हैं, बुक्स जो होती है वो हमारे टेबल पे होती है या तो बुक शेल्फ में होती है। इसी तरीके से हम जो हमारे नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है उनको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और प्रॉपर एक मैनर में, एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ टेबल फॉर्मेट इन अ प्रॉपर वे। जो भी हमारे एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट हम यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। We have learned that many matter around us are present in the form of element, compound and mixture. Nowadays, around 118 elements are known to us. In the year of 1800, only 30 elements are known by the scientists. It means that कि जो in the year of 1800 सिर्फ और सिर्फ 30 elements का innovation हुआ था. Before starting the chapter, let us discuss some important definition before starting this chapter. Some basic terms. First one is an atom. Atom is the smallest unit of the matter, or we can say that the smallest particle of an element, and it cannot be further divided into further parts. इट मीन्स डेट कि एटम जो है एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है और इसको हम फर्दर जो है इसका फैब्रिकेशन और डिवाइडेशन नहीं कर सकते. इट कैन कंसिस्ट ओनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन in present in the center of the nucleus and electrons are revolved around the nucleus. It means that कि एटम जो होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके सराउंड में मूव होते रहते हैं. तो आप यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये जो है हमारे प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो अनचार्ज है वो है न्यूट्रॉन, और निगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एक जो एग्जांपल है कार्बन एटम का, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के स्टडी में स्टडी कर चुके हैं. So further, next definition is an element. Chemical element, also called as element, any substance that cannot be decomposed into similar substance by an ordinary chemical process. Element are the fundamental material of which all the matter is composed. It means that कि जो element है वो किसका है, smallest particle of any substance, किसी भी pure substance का element पार्ट जो हम बोलेंगे वो होगा एलिमेंट, और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो होता है atom. Next one is a molecule. Molecule, a group of atom bonded together representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can be take part in a chemical reaction. It means that कि जो हमारे atoms और elements होते हैं वो होते हैं ग्रुप फॉर्म में, जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो शो करता है, या फिर वो इंडिविजुअली प्योर फॉर्म में जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल. नेक्स्ट वन इज एन compound. Chemical compound, any substance composed of identical molecule consist of atom of two or more chemical elements. It means that कि जो molecule जो होते हैं हमारे वो simple एक element से बना होता है, but जो compound होते हैं उसमें number of element bonded together, एक दूसरे के साथ में वो bond किए रहते हैं या फिर mixture form में रहता है. हम इसके कुछ examples देख लेते हैं इसको understand करने के लिए. जो O, H, Cl, Na है, ये जो है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम एटम भी बोल सकते हैं कि एटम और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो सिंबॉलिक फॉर्म में है. ओ एच, ओ जो है हमारे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन जो है हमारे एच, क्लोरीन जो Cl है, एंड सोडियम. देन O2, H2, Cl2. It is an representation of symbolic representation of molecule. ये जो है ये molecule का symbolic representation है जो खुद को satisfy कर रहा है. जो single O है वो element का symbolic representation है, और ये O2, H2, Cl2, these are the symbolic representation of molecules. Then examples of compound H2O, CH4, NaCl. ये जो है
कि जो दो एटम्स है, दो एलिमेंट्स है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्रॉपर्टीज के हो, मतलब फिजिकल स्टेट के भी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, बोथ आर द सेम फेज, जो दोनों है सेम फेज के हैं, बट फिर भी वो कंबाइंड फॉर्म में है। जैसे कि हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन सॉलिड फेज में है और हाइड्रोजन जो होता है हमारा गैसेस फेज में, बोथ आर द डिफरेंट फेज, फिर भी वो एक कंबाइंड फॉर्म में है, CH4, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट वन इज shell. A electron shell is the outside part of an atom around the atomic nucleus. It is where the electrons are and in the group of atomic orbital which has the same value of principal quantum number n. It means that कि जो हमारा शेल होते हैं वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो रहे हैं अपने अपने शेल्स में, अपने अपने ऑर्बिट में. दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज शेल. Next one is electronic configuration. The electronic configuration of element describe how the electrons are distributed in the atomic orbit. It means that कि जो हमारे electrons है, ये जो हमारा example है ऑक्सीजन का जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड इन इनर मोस्ट शेल में कितने हैं 2. इट मीन्स दैट कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है डिफरेंट शेल में, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में रिमेनिंग. इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट शेल में उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. एटॉमिक नंबर. द एटॉमिक नंबर ऑफ और प्रोटॉन नंबर symbol Z of chemical element is the number of proton found in the nucleus every atom of an element. It means that कि जो हमारा atomic number है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन मीन्स हमारा एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज इक्वल, और वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल. तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक नंबर का दैट इज कॉल्ड एज Z, राइट. एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में होंगे, एटम के न्यूक्लियस में होंगे, वही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा. एटॉमिक मास. द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिटरमाइन द एलिमेंट मास नंबर इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. जो समेशन है प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. Matter around us is present in the form of element, compound and mixture. There are some examples which are present in element form, that is sodium, magnesium, mercury. These are the examples of elements which are found in nature. There are 118 element known to us. All these have a different properties. It means that कि जितने भी अभी तक के एलिमेंट का फाउंड हुआ है, रिसर्च हुआ है, उन सभी की प्रॉपर्टी अलग होती है. जैसे कि फिजिकल स्टेट जो होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये फिजिकल स्टेट इनकी गैसेस स्टेट है. सिमिलरली जो हमारा सोडियम है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, ये जो है हमारे सॉलिड स्टेट में आते हैं. देन क्लोरीन है, तो ये सारी चीजें कौन सी इसमें आ जाती है, लिक्विड फेज में आ जाती है. तो हर किसी की एक प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है. To make the study this element easy, this element have been divided into few groups in a such a way that element in the same group have a similar property. फ्रेंड्स, हम जो ये चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हम ये क्यों कर रहे हैं, नीड ऑफ स्टडी क्यों आई, बिकॉज जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो हम उसकी स्टडी जो कर सके बहुत इजी तरीके से कर सके, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं. और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो पर्टिकुलरली एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि हम एलिमेंट की स्टडी बहुत ईजी तरीके से कर सके, और उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और इस तरीके से किया गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के साथ में सिमिलर हो. सपोज ग्रुप ए है जो सिर्फ गैसियस फेज से बिलोंग करते हो, ग्रुप बी है तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फेज से बिलोंग करते हैं, ग्रुप सी है तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज से करेंगे. तो इस तरीके से जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वहां पे सिमिलर होगी. इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है पीरियोडिक टेबल में. तो फर्दर हम अभी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ. Daubenier traits. In the year of 1870, Johnson's Wolfgang Daubenier, a German chemist, tried to arrange the element with the similar property of groups.
डॉबेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को इस तरीके से अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, मतलब जितने भी उस टाइम पे, एट दैट टाइम ओनली 30 एलिमेंट्स आर इन्वेंट, और कह सकते हैं कि 30 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की कि उनका जो ऑर्डर हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, किसके इसमें, एटॉमिक मासेस के इसमें। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए, जितने भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप थी जो बनाए उन्होंने, तो वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें वो लोग केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम शो कर रहे हैं। सो फर्दर द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, उन्होंने जो इवेंट किया, उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए, तो जो मिडल एलिमेंट था, 3 एलिमेंट का ग्रुप था, सो जो मिडल एलिमेंट था, तो रफली द एवरेज जो था, एवरेज किसका, फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट वन एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस का एवरेज था, इट्स नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन। अब ये किस तरीके से था, हम लोग देख लेते कि जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन जो था, हमारा जो मिडल वन का एटॉमिक मास था, वो क्या था, इक्वल टू द एवरेज मासेस ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। सो उनका जो टेबल था उन्होंने इस तरीके से बनाया था, ग्रुप ए जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक था, जिनका एटॉमिक मासेस जो थे वो इस तरीके से थे 14.1, 31.0 एंड 74.9। सिमिलरली ग्रुप बी, उसमें है कैल्शियम, और ग्रुप सी जो है उसमें है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इनका जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है ग्रुप के हिसाब से, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर है। सो अब जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन है, हम लोग अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास है तो वो नियरली इक्वल टू आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाले ग्रुप में जो है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मिडिल वन कितना है 31, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 44। तो ये यहाँ पे उनका जो था ये एक लिमिटेशन हो गया था कि हर ग्रुप में जहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे उनका इक्वल टू जो मास है, जो भी मिडिल वन का मास है, एटॉमिक मास, वो इक्वल नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट ग्रुप का देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ग्रुप में नियरली अबाउट सेम आ रहा है, यहाँ 88 और ये है 87.6, जो नियरली इक्वल है, जो इनके अकॉर्डिंगली ये सेम था। अब जो लास्ट ग्रुप है उसका चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी नियरली जो है वो सेम है, राइट, 79.9 एंड यहाँ पे 80.5, तो ये नियरली सेम है। बट ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप में ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसे फर्दर और ग्रुप्स थे जिनके जो एटॉमिक मास थे, मीन्स मिडल वन जो था, जैसे कि फॉस्फोरस हमारा ये मिडल वन है, ये नाइट्रोजन हमारा 1 है, एंड आर्सेनिक जो था हमारा ये थर्ड वन है। तो जो मिडिल वन का जो एटॉमिक मास था वो नियरली इक्वल आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा था। तो ये क्या हो गया था, वो उनके लिमिटेशंस हो गए थे। तो लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर ट्रेड्स आर ओनली 3 ट्रेड्स वेर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एज दैट टाइम। जितने एलिमेंट्स वहां पे फाइंड थे वो ओनली 3 ट्रेड्स वहां पे फाउंड हुए थे, और जो फर्दर ट्रेड्स थे, बिकॉज 30 एलिमेंट्स फाउंड थे, तो इट मीन्स दैन कि 10 ट्रेड्स होने चाहिए थे, तो उसमें से ओनली 3 ट्रेड्स में से जो एक कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही थी। बट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनका नहीं हो रहा था, कैल्शियम इनका भी नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इनका जो मिडल वन का एटॉमिक मास है वो इक्वल टू नहीं आ रहा था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। After the Dobenius study in 1866, John Newlands, an English scientist who is also a musician, tried to arrange the known elements in order to increasing atomic masses. He started from the lowest atomic masses, having element from hydrogen. At that time only 56 elements are found. न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो डोबेनियस स्टडी थी उन्हीं की स्टडी को लेकर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी ट्राई किया अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस। हमारे डोबेनियस जो थे उन्होंने भी इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस ही किया था, बट इन्होंने कुछ डिफरेंट किया था। अब उन्होंने क्या किया था,
and found that the properties of every 8 elements is similar to that of that first one element. It means that जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इन्होंने क्या किया था कि ये ऑलरेडी एक म्यूजिशियन थे, तो इन्होंने ट्राई किया था कि इस तरीके से अरेंज करें ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हो वो सिमिलर भी हो, और साथ ही साथ में सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे। तो उन्होंने जो हमारे सारे गामा पा धा नी सा ऐसे जो 7 सुर है, सिमिलरली जो इंग्लिश के 7 सुर है वो है डो रे मी फा सो ला टी। तो इस ऑक्टेव के थ्रू उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी। तो हम लोग टेबल देख लेते कि उन्होंने किस तरीके से किया था। तो ही कंपेयर्ड दिस ऑक्टेव फाउंड इन अ म्यूजिकल एंड कॉल्ड इज इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो इन्होंने म्यूजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया था एलिमेंट का, हम उसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वी आर फाउंड टू बी सेम। जो यहाँ पे है लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। अब इनका जो कहना था कि एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जब इन्होंने अरेंज किया, इन्होंने सा जो फर्स्ट था हाइड्रोजन, रे, ली, गा, बी, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया 7 सुरों के हिसाब से, सा रे गा मा पा दा नी सा। सो इस तरीके से हाइड्रोजन से उन्होंने एकदम लोएस्ट एटॉमिक मास जिसका है उससे स्टार्ट किया और अरेंज करना शुरू किया। तो इन्होंने फाउंड क्या किया कि जो एवरेज, सपोज ये हमारा फर्स्ट है, लिथियम क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमारा सेकंड कौन सा हो जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा 3, थर्ड कार्बन 4। इस तरीके से इन्होंने काउंट किया 5, 6 एंड दिस वन इज 7। तो जो 8th एलिमेंट है, राइट, ये जो 8th एलिमेंट है, दिस हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। यहाँ से जो ये है हमारा जो लिथियम की प्रॉपर्टी जो फर्स्ट था वो उसकी सिमिलर थी, तो ये इनका फाउंड था। तो इस तरीके से उन्होंने 56 जो एलिमेंट थे वो उन्होंने अरेंज किए थे, बट इनके कुछ लिमिटेशंस थे, बिकॉज हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, तो निकल एंड कोबाल्ट इन अ सॉलिड फेज, तो इनकी जो प्रॉपर्टी हो रही है हाइड्रोजन के साथ में ये डिफरेंट हो जा रही है। सिमिलरली जो ब्रोमीन है, अब क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बट कोबाल्ट एंड निकल इट हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जैसे एलिमेंट का इनोवेशन होते जा रहा था, तो यहाँ पे इनके ट्रेड्स में वहां पे प्लेस करने के लिए जगह नहीं थी। इफ कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे अगर कोई हमारा एलिमेंट फाउंड होता है तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए जगह नहीं थी। तो इस तरीके से इनके कुछ लिमिटेशंस थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स के लिए बना दिया, बट फर्दर इवोल्यूशन जो हो रहा था उनके लिए यहाँ पे प्लेस नहीं थी। और फर्दर जैसे ही हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो जो प्रॉपर्टी हो रही थी वो डिफरेंट होती जा रही थी। इट ओनली फाउंड इन अ 2 सीरीज, सिर्फ 2 सीरीज तक के ये फाउंड हो रहा था कि एवरी 8th एलिमेंट्स हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन ऑफ दैट एलिमेंट। Newton's law of octave have some limitations. It was applicable up to only calcium, or for we can say that for lighter element only. ये जो लॉ था सिर्फ applicable था लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जितने heavier एलिमेंट्स इनोवेट हो रहे थे उनके लिए जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया था। Then properties of new discovered element did not fit into the law of octave. जो new discovered element थे उनकी जो properties discovered हो रही थी या फिर हो रहा था वो law of octave में fit नहीं हो पा रहे थे। To fit the element, न्यूलैंड्स ने क्या किया कि न्यू एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट है उनको पुट या फिर फिट करने के लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रखने लगे, बट वो बिल्कुल भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। दैट्स वाई जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था यहाँ पे फेल हो गया। Making of order of Church Mendeleev periodic table. The main credit for the classification of element goes to the Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the earlier development of the periodic table of element, wherein the elements are arranged on the basis of their when elements are arranged in the order of increasing atomic masses. Similarly, जैसे कि हमारे previous साइंटिस्ट ने किया था, हमारे डोबेनियर साइंटिस्ट और न्यूलैंड्स ने किया था कि अरेंज करने की कोशिश किस तरीके से किए थे कि in order to increasing their atomic masses, the element which similar property occurs at the regular interval. जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो रेगुलर इंटरवल के बाद में
वो सिमिलर होने लगेगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो पीरियोडिक फंक्शन रहेंगी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। Then Mendeleev periodic table is based on the chemical property of elements. It contained 7 periods that is called as horizontal rows and 8 groups that is called as vertical column. जो मेंडलीफ ने नया टेबल बनाया उन्होंने कौन से बेसिस पे बनाया? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जिसमें उन्होंने एलिमेंट की रिएक्शन की थी ऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इसमें। तो उन्होंने जो टेबल अरेंज किया ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्म में। अब उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चूज किया? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और इसके अकॉर्डिंगली किया। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और इस तरीके से किया कि जो रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वो शो क्या करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। और उन्होंने 7 पीरियड्स बनाए जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो थे वो है 7 पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए 8 ग्रुप्स जिसको वर्टिकल कॉलम्स में शो किया। अब हम उस टेबल को देख लेते कि उन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट की। So this table is made by the Mendeleev scientist. When he started the work, only 63 elements are known. He studied the relationship between the atomic masses of that element and their physical and chemical property of that particular element. He concentrated on the compound formed by the elements with oxygen and hydrogen because they are very reactive. He took the 63 कार्ड्स। इन्होंने क्या किया कि 63 कार्ड्स लिए और हर एलिमेंट्स को, जितने 63 एलिमेंट्स थे, बिकॉज इन्होंने 63 ही कार्ड्स क्यों लिए? बिकॉज 63 एलिमेंट्स का ही इनोवेशन हुआ था उस टाइम पे और उन्होंने क्या किया था कि रिएक्शन की थी उसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। सो उन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म किए और उन्होंने रिप्रेजेंट किया RO और RH के फॉर्म में। जो RO और RH है, आर का मतलब है जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, वो आर, राइट। इस तरीके से उन्होंने रिएक्शन की और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने टेबल प्रिपेयर किया जिसमें उन्होंने 7 पीरियड्स जो है, ये 7 रोज है, ये 7 पीरियड्स को बनाया। जो रोज है ये पीरियड्स है एंड ये जो है हमारे 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने ये 8 ग्रुप्स का प्रिपरेशन किया और उनको वर्टिकल कॉलम्स के इसमें अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स के इसमें अरेंज किया। और जब इन्होंने 63 कार्ड्स लिए उन्होंने रिएक्शन किया हर एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन है उसका रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में और एक एक कार्ड में उनकी पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी नोट डाउन करते गए, पर हर कार्ड में उन्होंने नोट डाउन करते गए और उनके रिगार्डिंग जो उनका एटॉमिक मासेस है वो भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द सच अ वे दैट कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम आनी चाहिए, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम आनी चाहिए। So Mendeleev periodic table was published in a German journal in 1872. In the formula for oxide and hydride at the top of the column, we can see here the फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये टॉप ऑफ द कॉलम में शो किया हुआ है। द लेटर आर इज यूज टू प्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। ये जो ग्रुप्स है इसमें का हर एक एलिमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है आर। तो इन दिस वे उन्होंने इस टेबल का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे जो है कुछ प्लेस जो है यहाँ पे एम्प्टी प्लेसेस है बिकॉज वी कैन सी हियर द एटॉमिक मासेस ऑफ निकेल, राइट। एटॉमिक मास ऑफ निकेल देखिए और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो है ह्यूज डिफरेंस है। वी कैन सी हियर, राइट, 58 एंड 63, देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन 58 एंड 63। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 79 है, 79 और यहाँ पे देख लीजिए 107। सो इन दोनों के बीच का जो है एलिमेंट, बिकॉज दे कम्स आफ्टर दैट, जो हमारा ब्रोमीन है वो उसके बाद में रुबिडियम है जो फाउंड हो चुका था उस टाइम पे। तो इनका जो एटॉमिक मास है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या किया था, एम्प्टी प्लेसेस यहाँ पे
रख दी थी, ताकि जितने भी नए एलिमेंट्स यहाँ पे इनोवेट होंगे और उनका एटॉमिक मास यहाँ पे अगर फिट होते रहेगा तो यहाँ पे हम आसानी से प्लेस कर सके। सो जो मेंडलीफ है, इनका जो पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने जो इनोवेट किया था, ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा फर्दर साइंटिस्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पे न्यू एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए जगह दी गई थी। और इसी तरीके से जिस तरीके से नए नए एलिमेंट्स का इवोल्यूशन होते गया, फाइंड आउट होते गए, फाउंड होते गए, तो वो यहाँ पे इजीली पुट करते गए। बट जो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड प्रॉपर्टीज थी, वो हर एलिमेंट्स जो है वो शो नहीं कर पा रहा था, या फिर रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन वो शो नहीं कर पा रहे। तो दोज study also have some limitations. So now we can see the some limitations of that particular study. Before limitations, we study about the merits of the Mendeleev periodic table, means the application of that periodic tables. Some gaps were left for the undiscovered element like gallium, scandium and germanium. इस तरीके के जो एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे अनडिस्कवर्ड थे, उनके लिए ऑलरेडी वहां पे गैप पहले से ही रख दी गई थी। तो ये जो था ये मेरिट फॉर्म था, यूजफुलनेस थी वो पीरियोडिक टेबल की। द प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज थी वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके इसमें थी, पोजीशन ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल, कि जिस पोजीशन पे वो रखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली उसकी जो थी प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज रहेगी। अकॉर्डिंग टू द नोबल गैस व्हेन द दे वे डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो जो नोबल गैस का इनोवेशन हुआ, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं दिया, बिकॉज दे हैव अनरिएक्टिव। जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, किसके साथ में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में। तो जो नोबल गैसेस है वो अनरिएक्टिव है, वो स्टेबल फेज में रहते हैं, वो किसी के साथ में रिएक्ट इजीली नहीं करते, वो इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो सम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस थे अब वो हम देख लेते कि किस तरीके से थे। द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी आइसोटोप्स जो थे उनकी पोजीशन के लिए इस पीरियोडिक टेबल में कि उनकी कौन सी पोजीशन होंगी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। नो फिक्स पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है उसके लिए प्रॉपर एक फिक्स पोजीशन उस पीरियोडिक टेबल में नहीं बता पा रहे थे। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जो भी प्रॉपर्टी के हिसाब से, बिकॉज दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का, क्योंकि एक जो मेन मोटिव था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही हमारे एलिमेंट की अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑर्डर था वो रॉन्ग ऑर्डर हो रहा था। तो ये जो थे इनके लिमिटेशंस थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो प्रीवियसली हमने देखा कि जो मेंडलीफ थे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। जो पीरियोडिक टेबल के जो कुछ लिमिटेशंस थे उसको अभी ओवरकम करने के लिए हेनरी मोसले ने क्या किया, इन 1930 एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया, जो पहले प्रीवियसली जितने हमारे जो टेबल फॉर्मेशन हुआ था, अरेंजमेंट हुई थी एलिमेंट्स की, वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस हुई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट हियर यहाँ पे जो फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, किसका बेसिस लेके, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का बेसिस लेके। एंड मेंडलीफ को ही मेन क्रेडिट दिया जाता है, बिकॉज उन्होंने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की वो एक प्रॉपर वे था। बस कुछ लिमिटेशंस थे, तो उसी को लिमिटेशंस को हटाने के लिए फर्दर स्टडी की हेनरी मोसले ने इन 1930, और उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर को अभी इंपॉर्टेंस दी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखी कि अब अरेंजमेंट जो होगी वो किस तरीके से होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू द modern periodic law, the property of elements are the periodic function of their atomic number। जो according to modern periodic law है, जो modern periodic table था उसके जो law थे उसके according जो था, जो property of particular element है वो क्या रहेगा, periodic function of their atomic number, जो atomic number के according उनकी property show करेगी। तो यहाँ पे हम फर्दर देखते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए उन्होंने कंसिडरेशन किया था। कंसिडरेशन मीन्स कि कुछ अजम्पशंस बनाए थे, उसके बेसिस पे उन्होंने एक नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिया, और बेसिस किसका लिया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का बेस लिया, और आगे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया। तो ऑल द एलिमेंट्स
ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन डिसअपियर। अब क्या हुआ कि जितने भी एनोमियल्स जो थे वो मेंडलीफ क्लासिफिकेशन जो थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के वो कंप्लीटली डिसअपियर कर दिए, मतलब जो भी अरेंजमेंट उन्होंने किया था वो पूरा अरेंजमेंट हटा दिया। By overcoming the three limitations of Mendeleev periodic table, the anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of element in the modern periodic table are depends। जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो वहां पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। जो 3 लिमिटेशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के उनको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, ओवरकम किया गया, उनको पूरी तरीके से मिटाया गया। और जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है उसको पर्टिकुलरली एक पोजीशन मिली हाइड्रोजन को, और किस तरीके से दिया गया वो डिपेंड करता है, बिकॉज कि इस टेबल में जो था वो अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट का नंबरिंग, मीन्स जो एटॉमिक नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे प्लेस्ड किए गए थे एलिमेंट को। Explanation for the position of isotopes, some atomic number put at one place in the same group। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि जो आइसोटोप्स थे उनको सेम जगह पे रखा गया, बिकॉज दे हैव अ सेम प्रॉपर्टी। बट जो हमारे अनदर ग्रुप थे, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है वो हर एलिमेंट का अलग था, बट जो आइसोटोप्स थे वो सेम होने की वजह से क्या किया गया कि उनको सेम ही जगह पे रखा गया। उनका जो प्लेस था, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आइसोटोप होगा तो उसका भी प्लेस वहीं पे था। Cobalt, which atomic number 27 come first and nickel 28 should come later। तो इस तरीके से जिनका एटॉमिक नंबर लेस है तो वो पहले आएगा, और जो जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो बाद में आएगा। इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया। Unlike atomic masses, atomic number is always whole number, so there is no element between hydrogen and helium। अब उन्होंने जब अरेंजमेंट किया तो हर नंबर का जो एलिमेंट था, मतलब जो एलिमेंट थे एटॉमिक नंबर था वो था होल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो दो एटम के बीच में कोई दूसरा एटम आने की गुंजाइश ही नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो उन दोनों के बीच में कोई दूसरा नया एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट किया गया, बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज होल नंबर। इसीलिए ही हाइड्रोजन को भी क्या थी, एक प्रॉपर पोजिशन मिली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। Then atomic number, it is denoted by Z and it is equal to the number of proton in the nucleus of an atom। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही वो क्या था, उनका एटॉमिक नंबर था। अब जैसे आइसोटोप्स की बात आती है तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं। तो जब प्रोटॉन नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो जो आइसोटोप्स है वो सेम प्लेस पे प्लेस्ड किए गए थे। Modern periodic table has 18 vertical column known as group and 7 हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स। जो हमारे प्रीवियस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थे 7 हॉरिजेंटल रोज एंड जो कॉलम्स थे वो 80 थे। तो यहाँ पे अभी कितने हुए वर्टिकल कॉलम्स, कितने बन गए 18 वर्टिकल कॉलम्स, बट द पीरियड्स आर सेम 7 हॉरिजेंटल रोज। एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब यहाँ पे जो था, हमने फ्रेंड्स बात कर चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन होने के बाद में हमको वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में प्रेजेंट, उसी को हम वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कहते हैं। तो जो जितनी उनकी वैलेंसी होगी, अगर उनकी वैलेंसी सेम होगी तो उनको सेम ग्रुप में प्रेजेंट किया जाएगा, सेम ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है लिथियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 एंड इट्स वैलेंसी हैज 1। सिमिलरली सोडियम 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 281 और इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। एंड देन पोटेशियम 2881, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई 1। तो दे आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। Outermost or valence shell is all the three contain one electron. These elements have been placed in the same group. Number of shell increase as we go down the group। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मीन्स जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज होते जा रहा है, टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, वी कैन सी हियर इजीली कि लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स है, सोडियम में 3 है एंड पोटेशियम में 4 है। तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ शेल्स है, हम जब टॉप से लेके बॉटम में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से इनका अरेंजमेंट किया गया। Then again further we can see element with the same number
of occupied shell are placed in a same period. Same period means क्योंकि हमारे पास vertical columns and horizontal rows है, तो vertical columns में इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो शेल है उनका इंक्रीज होते जाएगा, शेल नंबर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. बट दोज हैव अ सेम शेल नंबर, जिनके पास में सेम शेल नंबर है वो क्या हो गए, एक ही कॉलम में रहेंगे, बट उनका जो रो रहेगा, सॉरी जो रो रहेगी वो सेम रहेंगी और कॉलम क्या हो जाएंगे, अभी डिफरेंट होंगे. मीन्स वो हॉरिजेंटली प्लेस्ड किए जाएंगे. जैसे कि लिथियम के पास 2 शेल है, बेरियम के पास 2 शेल है, बोरॉन के पास भी 2 शेल है, कार्बन के पास 2 है, नाइट्रोजन के पास 2 है. तो इस तरीके से ये हॉरिजेंटली प्लेस किए जाएंगे, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं. 7 पीरियड्स जो है वो. ईच पीरियड्स मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल गेटिंग फिल्ड. इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, शेल सेम रहेगा, शेल नंबर सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो ऐड होते जाएगा. आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 2, देन अगेन एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3, देन एक हो गया 4, देन 5. तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, शेल नंबर सेम रहेगा, बट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. Number of element placed in a particular period depend upon the fact that how the electrons are filled into the various shell. Maximum number of electron that can be filled in the shell is given by 2n square, where n is a shell number. So this formula is already studied in a standard. जो हमने हमारी previous क्लासेस थी उसमें हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो के, एल, एम, एन और फर्दर शेल्स होते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के एन, के शेल, के मतलब फर्स्ट शेल है तो उसका शेल नंबर क्या हो जाएगा, 1. तो शेल नंबर 1 होने के बाद में हमने एन जो इस फॉर्मूले में पुट किया, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2. सिमिलरली एल नंबर ऑफ शेल, जो एल है उसका नंबर 2 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद में, 2 × 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 8. तो सेकेंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2. तो ये कहाँ चले जाएंगे, सेकेंड पीरियड हैज अ 8 एलिमेंट, ये हो जाएंगे फर्स्ट पीरियड हैज अ 2 एलिमेंट. तो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट किया. जब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. Position of an element in the periodic table tell us the chemical reactivity. जो हर एक एलिमेंट की पोजीशन है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी जो है वो शो करती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट. जितने एलिमेंट्स वैलेंस होंगे किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, वो बताएगा क्या कि वो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारा आयनिक बॉन्ड भी हम कहते हैं. तो किस तरीके का उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, काइंड ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एन एलिमेंट, ये उस एलिमेंट के पोजिशन से पता चल पाएगी. The periodic table, modern periodic table. So here we can see total 118 elements. So they are placed in a different places. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको एक डिफरेंट प्लेस मिली है बिकॉज इट हैज एन 1 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1. सिमिलरली अब जब हम यहाँ से हॉरिजेंटली जाएंगे, हॉरिजेंटली यहाँ पे देखिए हमारा हीलियम जो नोबल गैस है उसका है इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 2, राइट. तो इसका पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है. सिमिलरली हम जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, राइट, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फर्दर मोर. तो ये जो हमारे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यहाँ पे एक एक शेल का एडिशन हो रहा है. तो ये जो हमारा अरेंजमेंट की गई है इस तरीके से की है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, यहाँ पे रखे गए हैं, तो वो हो रहे हैं यहाँ पे जो हमने अभी प्रॉपर्टी स्टडी की बिफोर कि किस तरीके से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया और शो किया गया. तो इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं है. सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 3 एंड 4, लिथियम एंड बेरिलियम, इसके बीच में कोई और नहीं है. सिमिलरली 3 के बाद में आप डायरेक्ट जाइए 5 में, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज उसके बीच में कोई जगह है ही नहीं. एंड फर्दर यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जो ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हमारा लाइट येलो कलर है ये वाले,
ये तो हमारा हाइड्रोजन है, लाइट कलर है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, राइट। ये जो लिथियम बेरियम जो मैंने अभी राइट किया है, ये है हमारे अल्कली मेटल्स। देन नेक्स्ट टू द सेकेंड रो, जो हमारा सेकेंड रो है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। देन ये जो हमारा 4th से लेके 12 तक के हैं, राइट, पूरे पर्पल कलर के, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। देन द पिंक वन, हियर वी कैन सी फ्रॉम 13, राइट, 13 कॉलम, राइट। तो ये जो हमारे अदर मेटल्स, राइट, ये जो 13 कॉलम है टोटल, जो ये पिंक कलर का है, यहाँ पे आप ये जो जिगजैग दिख रहा है, ये कंप्लीट, ये हमारे है अर्थ मेटल्स। देन अदर नॉन मेटल्स आर, ये जो हमारे 13 ग्रुप में जो जिगजैग मैनर में अभी जो अपर पार्ट है, ये हुए अदर्स नॉन मेटल्स। एंड 17 कॉलम जो है हमारा कंप्लीट ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड एज हेलोजन्स, एंड 18 कॉलम्स कॉल्ड एज नोबल गैस। एंड देयर लास्ट वन जो यहाँ पे सीरीज दी हुई है ग्रीन कलर की, वो है लैंथेनाइड एंड लैंथेनाइड सीरीज, एंड ब्लू कलर की सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज। सो इस तरीके से ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। जो प्रॉपर्टीज प्रीवियसली हमने स्टडी की कि जो शेल नंबर है, हम जैसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे, शेल जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। टॉप टू बॉटम मीन्स हियरली वी टॉप टू बॉटम, व्हेन वी कम शेल नंबर विल इंक्रीज। वैसे ही हम जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर जो है हर शेल में वो इंक्रीज होते जाएगा, बट द शेल नंबर इज सेम। अब इस सीरीज की अगर हम शेल नंबर देखते हैं, तो ये सीरीज की हमारी शेल नंबर सेम रहेगी। कितनी शेल रहेंगी, इसके पास अगर 1 है तो इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4। तो इस लाइन के पास में 4 नंबर ऑफ शेल, एंड इट हैज अ, जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। सिमिलरली वी कैन सी द प्रोटॉन नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर 21, 22, 23 वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो इस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया। ट्रेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम इसको सेपरेटली स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से वो जो प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें जो ट्रेड्स है, जिसमें हम वैलेंसी की स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, राइट, वन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट to the right, each period the valency of element increase from 1 to 4 and then decrease again to become a 0. valency remain the same down in the group. अब जो वैलेंसी है, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो इंक्रीजिंग में रहेगा, शेल जो रहेंगे, नंबर ऑफ शेल वो सेम रहेंगे। कब, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब शेल नंबर हमारा सेम रहेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। बट जो वैलेंसी है, हमारी वैलेंसी की डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल, दैट इज कॉल्ड एज अवर वैलेंसी, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैव अ टेंडेंसी to share their electron, to transfer their electron, or to can accept their electron। कि जो वैलेंसी होती है पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो क्या बताती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसको हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर दे रहा है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी कह सकते हैं कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर, गेन और लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी, विच आर प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल, जो कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो ट्रेड्स हैं वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो वैलेंसी है, जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारी इंक्रीजिंग में वैलेंसी रहेगी। पहले की वैलेंसी है सोडियम की 1, फिर है मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, देन सिलिकॉन की 4। बट अगेन ये मिडल में जब 4 आ गया, देन जब हम अगेन मूव करेंगे तब क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे थी इंक्रीजिंग, राइट, और यहाँ पे क्या हो गया अभी डिक्रीजिंग। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 3, 2, 1 एंड बिकम 0, डेट इज अर्गॉन, जो हमारा नोबल गैस एलिमेंट है, जो रिएक्टिव नहीं है। इससे हमको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, कि इसके रिएक्टिविटी, पोजीशन से हमको उसके रिएक्टिविटी भी पता चल रही है। देन एटॉमिक साइज,
देन एटॉमिक साइज इज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम, जो एटॉमिक साइज है उसके रेडियस पे, एटम का जो रेडियस होगा उससे पता चलेगा. इट मे बी विजुअलाइज एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट शेल होगा उसके बीच का और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज. द एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब हम देखते हैं कि इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है जब हम राइट टू लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं. तो इस तरीके से ये जो रेडियस है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 186, राइट, ये 186 सोडियम की, मैग्नीशियम की 160, देन 143, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. लास्ट वन आर्गॉन की कितनी हो गई, 71. अब ऐसा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. तो जो अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई द रेडियस ऑफ एन पर्टिकुलर एटम इज डिक्रीजेस फ्रॉम व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट. राइट, शेल जो है हमारा सेम है, जब हम लोग मूव करते हैं राइट लेफ्ट टू राइट, शेल नंबर सेम है, बट द इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीजेस, और ड्यू टू डेट इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रॉन नंबर, जो अट्रैक्शन बिटवीन है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का, वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो शेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, और जो डिस्टेंस है या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट. Atomic size increases as we move down the group because new shells are being added and thus increase the distance between nucleus and outermost electron. अभी हमने क्या मूव किए थे, हॉरिजेंटली मूव किए थे. कैसे, लेफ्ट टू राइट. अब हम जब वर्टिकली डाउन आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तब जब क्या हो रहा है हमारा, हम ग्रुप 1 को कंसिडर कर लेते हैं, लिथियम का, जो हमने प्रीवियसली पीरियोडिक टेबल में देखा था. तो जो लिथियम है, ग्रुप 1 है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, कैल्शियम एंड फ्रेंशियम. तो ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, जो हमारे 1 नंबर के ग्रुप में है, तो उनका जो एटॉमिक रेडिया है हम यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं. बट हमारा एटॉमिक नंबर भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और एटॉमिक रेडिया भी है, अब वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब ऐसा क्यों, जब हम लोग मूव कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, तब हमारी जो एटॉमिक रेडिया है वो रिड्यूस हो रही थी. अब यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रही, बिकॉज हियर 1 न्यू शेल इज एडेड. वी कैन सी हियर, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे 4 शेल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, एंड यहाँ पे 7 है. तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक नया शेल जो है वो ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडिया जो है, एटॉमिक साइज क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है. बट द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम. That's why they are placed in a same group. Now we are going to study some metallic characteristics of particular element. Metallic character means the tendency of an atom to lose an electron. जो metallic characteristics है वो क्या होगा कि एक particular element जो lose कर रहे इलेक्ट्रॉन, वही वो हमारे metals होंगे. Then metals occupy the left hand side of the periodic table. We can see on the periodic table जो metals है वो left hand side में placed किए गए हैं. On moving left to right in a period, the metallic characters of the element decreases because the effective nuclear charge are increases. जो nuclear charge है, जो electron number है वो increase होते जा रहे हैं, इसलिए जब हम left to right जा रहे हैं तो metallic characteristic जो हो रही है वो reduce हो रही है, और क्या हो रहा है कि non metals तक आ रहे हैं. और जो बीच वाले metals है, those have a same property like metals and non-metals that are called as metalloids. Metal are electropositive as they tends to lose electron. क्यों, क्योंकि वो electrons lose कर रहे हैं. That's why they are electropositive. Metallic character increases as we go down. जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आएंगे, सिमिलरली जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही थी, हमारी रिड्यूस हो रही थी, बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट. और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तब क्या होंगे, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंक्रीज होंगी, राइट, बिकॉज द शेल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इंक्रीज. Non-metallic characteristics. Non-metals are electronegative because they
गेन द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. वी कैन सी ऑन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज प्रीवियसली जो पीरियोडिक टेबल था वहाँ पे कलर रिप्रेजेंटेशन जो था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स, इन सारे के जो नोबल गैस का वो सारे पोजिशंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो वहाँ पे हम उसी को सेंटेंस फॉर्म में यहाँ पे बता रहे हैं. Non-metallic characters increase across the period because due to the increasing effective nuclear charge. जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज व्हेन वी मूव बॉटम. जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक वो रिड्यूस होती जा रही है बिकॉज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन और इट लूज द इलेक्ट्रॉन. कौन सा लूज कर रहा है, जो टॉप वाला एलिमेंट है हमारा वो लूज कर रहा है और जो बॉटम वाले है वो गेन कर रहे हैं. डेट्स वाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. In the middle of periodic table, we have semi-metalloids, semi-metals that are called as metalloids because they exhibit the same property of metals and non-metals. Because दोनों की property वो show कर रहे हैं. That's why in middle में हमको क्या मिलेंगे, metalloids मिलेंगे. Oxides of metals are basic in nature while oxides of non-metal are acidic in nature. जो दोनों का नेचर है, जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक इन नेचर शो करेंगे और जो नॉन मेटल्स के रहेंगे वो एसिडिक इन नेचर में करेंगे. जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एसिडिक इन नेचर में रहेगा. बट व्हेन द मेटल्स, सोडियम ऑक्साइड जो रहेगा वो बेसिक इन नेचर में रहेगा, जैसे कि NaOH. Now we are going to study some atomic size, metallic character and non-metallic character according to the periodic table in a table format by comparatively study. Property, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं एक टेबल फॉर्मेट में जो हमने अभी तक के स्टडी किया पीरियोडिक टेबल का और उनको एक सेंटेंस फॉर्म में एक हमने स्टडी किया. अब हम उसको एक टेबल फॉर्मेट में सिमिलरली जो कंपैरेटिवली जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती है. सो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड. अब जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, कैसे, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं. सिमिलरली जब हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर के लिए जा रहे हैं वो भी डिक्रीज हो रही है, बट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज और रिजल्टिंग द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉजेज श्रिंकिंग. जो कि एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा हो रहे हैं और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसकी वजह से श्रिंकिंग ऑफ एटॉमिक शेल और न्यूक्लियस के बीच में श्रिंकिंग हो रही है और उसकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट. एंड सिमिलरली मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहां पे डिक्रीज हो रही है बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इट कैन लूज द वैलेंसी, राइट, और आगे जब जा रहे हैं इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन और इसका इफेक्टिवनेस क्या हो रही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती जा रही है. देन फर्दर वेरिएशन अलोंग द ग्रुप. अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप के अलोंग में, मतलब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम. तो जो टॉप टू बॉटम है एटॉमिक साइज वो इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली मेटेलिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज हो रही है बट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज. अब ऐसा क्यों, तो जो एटॉमिक साइज है जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल एंड द डिस्टेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल or electron and the nucleus is increases. That's why the atomic size is increased when we move top to bottom. Metallic characteristics also decrease in effective nuclear charge. जो effective nuclear charge है वो decrease हो रहा है experienced by the valence shell. That's why tendency to lose the electron is increased. जो tendency है वो increase हो जा रही है, इसलिए उसकी metallic characteristic क्या हो रही है, increase हो रही है जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हम along the group देख रहे हैं. तो अब जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इट विल बी डिक्रीज. Now here we completed classification of periodic table. Thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई queries and suggestion है regarding this periodic table, classification of periodic table, तो आप हमको comment box में comment कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में शेयर कीजिए.